नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। वाकई निशब्द हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस तरह से 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया है और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि इस माफिया डॉन, जिसे शिवली का डॉन कहा जाता था, विकास दुबे ने इसे अंजाम तक पहुंचाया है। आज योगी सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे और आपने देखा होगा पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर विपक्ष का राज होता तो अब तक जंगल राज की दुहाई न्यूज चैनल्स दे दिए होते, मगर इस वक्त सभी खामोश हैं। कोई उत्तर प्रदेश में जंगल राज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जहां पर खुद पुलिस कर्मी सुरक्षित ना हो वहां पर क्या अंजाम होगा आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर इंसाफ कहां पर है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स कर रही है और उसके जवाब में उत्तर प्रदेश प्रशासन कहता था कि देखिए उसका नतीजा यह है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कानून व्यवस्था कहां दुरुस्त है? 2 सवाल मेरे कानपुर की घटना को लेकर। सबसे पहले, क्या अब हमारी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है? सवाल नंबर 2, आखिर विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को किसने खबर दे दी थी कि पुलिस वाले दबिश देने आ रहे हैं? क्योंकि रास्ते में जेसीबीज जो हैं वो लगाई गई थी। न सिर्फ जेसीबीज लगाए गए थे, कई अवरुद्ध गतिरोध वहां पर रखे हुए थे और साथ ही बाकायदा छतों पर बंदूक और हथियारों से लैस उसके गुर्गे इंतजार कर रहे थे उन पुलिस कर्मियों के। क्या यह एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा नहीं करता? बहुत दिनों पहले की बात नहीं है, 26 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान है उत्तर प्रदेश के बारे में और मैं चाहता हूं कि आप उस पर गौर करें। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में यूपी आगे चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। यह किसी और ने नहीं बल्कि अब से बस कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बारे में कही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब 100 दिन पूरे हुए थे योगी राज के, तब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर? यूपी को माफिया गुंडा मुक्त करेंगे। यह आपके बड़े वादों में से एक था, इस बात को ना भूलें आप। आज विकास दुबे जैसा शख्स, और इसका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, इस पर करीब 60 मुकदमे थे, हत्या के ढेरों आरोप इस पर, और सबसे बड़ी बात 2001 में इसने भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को मौत के घाट उतार दिया था। यानी कि बीजेपी जानती थी। मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहूंगा, मैं आपको संतोष शुक्ला के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको इस मुद्दे पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मगर एक बहुत अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वक्त, जो साल 2001 के एक अखबार में छपी थी। जी हां, यह अखबार में छपी थी और इस अखबार में जो बातें छिपी हुई हैं उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। पिछले 1 साल में संगठन के आधा दर्जन नेताओं, कार्यकर्ताओं की बेरहमी से की गई हत्याओं के अलावा पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की अनगिनत वारदातों ने कार्यकर्ताओं का संगठन के ऊपर से विश्वास उठा दिया है। पूरा संगठन श्याम बिहारी मिश्र और प्रेमलता कटियार के खेमों में बटा हुआ है। विकास दुबे को भाजपाइयों पर कहर ढाने में भी पर्दे के पीछे भाजपा के बड़े नेताओं का ही हाथ है। संतोष शुक्ला की हत्या होती है और यह खबर छपती है, कौशल किशोर की यह खबर है, और यह एक बहुत बड़ी बात है कि विकास दुबे को किसी और का नहीं बल्कि संरक्षण खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मिल रहा था। इसके अलावा मैं आपको यह भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर है। संतोष शुक्ल हत्याकांड के नामजद अभियुक्त और अब लल्लन वाजपेयी पर हमला करने वाले की योजना का सूत्रधार बताए जा रहे विकास दुबे को एक समय प्रेमलता कटियार का संरक्षण मिला हुआ था। प्रेमलता कटियार बीजेपी की नेता। विकास और श्याम बिहारी के 36 के आंकड़े शुरू से ही हैं। 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान शिवली में विकास दुबे ने श्याम बिहारी मिश्र और संतोष शुक्ल की सरेआम बेइज्जती की थी। बाद में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान आरोप लगा कि बिलहन में प्रेमलता कटियार के पुत्र अशोक कटियार को चुनाव लड़ाने में विकास दुबे ने भीतर ही भीतर काफी मदद की थी।
2001 में खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की आरोप लगा रहे थे, अगर हम इस खबर पर विश्वास करें कि विकास दुबे जो है वो प्रेमलता कटियार जो कि बीजेपी के नेता हैं उनके साथ मिला हुआ है और वही भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कहर बरपा रहा है। योगी जी, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब इतना लंबा चौड़ा इतिहास है इस शख्स का, तो आखिर इस पर कड़ाई क्यों नहीं की गई पिछले 3 सालों में? आप आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई ना करने की? और अब उसने हमारे 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है, जो अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है। कल्पना कीजिए कि अगर आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती तो जंगल राज का रोना रो दिया गया होता, और अगर होता तो जायज भी होता। मगर आप जानते हैं, जब विपक्ष की सरकारें होती हैं तो यह शब्द बहुत आसानी से इस्तेमाल होता है, मगर बीजेपी की सरकार जब होती है तो कम से कम पिछले 6 सालों में सन्नाटा पसर जाता है। जी हां, मैं आपको बता दूं, इस पर जबरदस्त राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त अखिलेश यादव का बयान, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपनी पोल पट्टी खुलने के डर से आनन फानन में मुख्य अपराधी को न पकड़कर छोटी मोटी मुठभेड़ दिखाने का नाटक करवा रही है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल और गिरेगा तथा पुलिस का आक्रोश भी बढ़ेगा। वाजिब बात यहां कह रहे हैं और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके स्क्रीन पर यह चेहरा याद है आपको? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह। बुलंदशहर में इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और आरोपियों में बजरंग दल और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े नेता थे। सुबोध कुमार सिंह के जो हत्या के आरोपी हैं वो बेल पर रिहा हैं। सुबोध कुमार सिंह का परिवार अब भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं कि आखिर विकास दुबे को किसका राजनीतिक संरक्षण हासिल है, क्योंकि आदमी बहुत फैला हुआ है। आपके स्क्रीन पर यह देखिए, इनकी जो पत्नी है वो यहां पर चुनाव लड़ रही हैं और यहां देखिए आपको उन्हें किसका आशीर्वाद प्राप्त है। पीछे आप देख सकते हैं जिला पंचायत का ये चुनाव लड़ रही हैं घेमांव से ऋचा दुबे, पत्नी पंडित विकास दुबे, और आप देख सकते हैं ऊपर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीर है। यानी कि इस आदमी के सूत्र सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, मगर क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने इन पर एक्शन नहीं उठाया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और विधायक अजय कुमार लल्लू और साथ ही समाजवादी पार्टी नेता अनिल यादव। सबसे पहले अजय कुमार लल्लू का हम रुख करना चाहेंगे। अजय कुमार लल्लू से मेरा यही सवाल है कि क्या विकास दुबे इसलिए बचता रहा क्योंकि उसके राजनीतिक कनेक्शंस थे? अभिसार भाई, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया। लूट, हत्या, डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन चुकी है। इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या हो जाती है। गाजियाबाद में पिता और पुत्री की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अभी पिछले कुछ ही दिन बीते जब मेरठ में शादी से पहले एक दलित परिवार की लड़की को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। कन्नौज में एक प्रजापति परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। बनारस में मिर्जापुर चुनार में एक मां और बेटी को जिंदा जला देना, यह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के सच के आईने को पूरी तरह प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री बार बार इस बात का दावा करते हैं कि अपराधी या तो जेल में है, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुका है। आखिर मुख्यमंत्री जी ये कौन लोग हैं? मुख्यमंत्री जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं समझ सकता। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। कानून व्यवस्था के सवाल पर पूरी तरह यह सरकार फेल है। यही सवाल मैंने अनिल यादव से भी किया। अनिल यादव क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। अभिसार जी, अब से पहले उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो। और जहां तक इस घटना का सवाल है, सुनने में आ रहा है कि अपराधियों की तैयारी अपनी पूरी थी, वो घात लगाकर बैठे थे, उन्हें पूरी जानकारी थी, जेसीबी से रास्ता रोका गया।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब जानकारी पहले से थी तो ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर वो जानकारी थी कैसे। निश्चित तौर पर बड़े लोग, सरकार में जो लोग हैं, बड़े अधिकारी जो हैं, उन लोगों का संरक्षण था, तभी अपराधियों को इतनी इस लेवल की जानकारी मिल पाई। मगर अपने आप में यह हैरत पैदा करने वाली बात है कि एक राज्य जहां पर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। क्या कहना है इस पर अजय लल्लू और अनिल यादव का, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और जिस तरह अपराधी बेखौफ कर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। पिछले समयों में जब इंस्पेक्टर सुबोध की भीड़ ने हत्या की थी, उस समय भी जो अपराधी थे जब जेल से छूट कर आए तो इसी सरकार के लोगों ने महिला मंडल किया, उसे कंधे पर लादकर फूल मालाओं से उसका स्वागत करने का काम किया। आज कहीं न कहीं पूरी तरह सत्ता के संरक्षण में इस तरह अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब योगी जी ये दावा करते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है। अगर अपराध मुक्त इसे कहते हैं तो अपराध युक्त किसे कहेंगे? हमने पहले भी देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठते रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर करने पे, तो आज तो ये बात साबित हो गई कि अब से पहले आप जो एनकाउंटर कर रहे थे, अगर अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम, तो एनकाउंटर कर किसका रहे थे? निश्चित तौर पर जवाब देना होगा, ये बताना होगा कि आखिर प्रदेश की जनता अपने आप को कैसे मान ले कि वो सुरक्षित है जब प्रदेश की पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि नैतिकता के नाम पर भी योगी जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस मुद्दे पर योगी सरकार पर जबरदस्त दबाव है और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ गया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जनपद कानपुर में कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले 8 पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद पुलिस कर्मियों ने जिस अपरिमित साहस और अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश उसे कभी नहीं भूलेगा। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का भी बयान आ गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान आ गया है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। प्रियंका गांधी ने भी इस पर कड़े तेवर अपनाए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। तो यह है उत्तर प्रदेश के कथित जंगल राज की एक मिसाल। और अब हम रुख करना चाहेंगे प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा। जी हां, अब तक मोदी सरकार और उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी इस बात को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। गालवान घाटी में उन्होंने प्रवेश किया है, फिंगर 4 तक वो आ गए हैं। यही नहीं, वो हमें तेवर पैंगोंग सौ लेक में दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वालोंग वैली में भी चीन जो है वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख का रुख करना यकीनन हमारी सेना का मनोबल बढ़ाएगा, जिसकी बहुत जरूरत है और इन तस्वीरों से यह साफ हो रहा है। दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। तो कम से कम अब मोदी सरकार इसे एक समस्या मान रही है, क्योंकि देखिए अगर कुछ मुद्दा ही नहीं होता
तो प्रधानमंत्री वहां का क्यों रुख करते? मगर जैसे कि अक्सर गोदी मीडिया हर चीज को एक मास्टर स्ट्रोक बताती है और हर चीज को एक स्पिन देती है, आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं हमारे वीर जवानों को, हमारे सैनिकों को जो LAC पर तैनात हैं। अब गोदी मीडिया क्या कह रहा है, या तमाम पत्रकार गण क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक दुर्गम इलाके में पहुंचे जिसका नाम है निमू। जी हां, निमू एक दुर्गम इलाका है, एक फ्रंटियर पोस्ट है। अगर आप में से कोई भी लद्दाख गया होगा तो आप बखूबी जानते होंगे दोस्तों कि निमू एक पर्यटन स्थल है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जैसे आप निमू टाइप करते हैं तो आपको बाकायदा पूरी लिस्ट मिल जाती है निमू जो है उसके क्या मायने हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। प्रधानमंत्री का निमू जाना और मीडिया फिर उसे स्पिन दे रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री जो है फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच गए। मैं अपील करना चाहूंगा, और अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालवान घाटी जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैंगोंग सौ लेक जाते जहां पर 3 इडियट्स फिल्म की शूटिंग हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते तो एक कड़ा संदेश जाता कि ऑल इज वेल। जो पूरा प्रचार चल रहा है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो सरासर झूठ है। प्रधानमंत्री काश वहां का रुख करते। मगर मैं फिर दोहरा दूं, प्रधानमंत्री के जाने का हम सब स्वागत करते हैं, खासकर जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि 20 सैनिकों की शहादत होती है और उसके जवाब में हम 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा देते हैं और गोदी मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक बताती है। मानो 20 सैनिकों की शहादत इक्वल टू 59 चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक प्रोपेगेंडा था जो गोदी मीडिया लगातार चला रहा था। सुनिए सरकार में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और HW न्यूज को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि हां उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।